कोई भी जाति या कौम जिस भूभाग पर रहती है वहां से उसका लगाव हो जाता है और समय के साथ उसकी एक जातीय पहचान विकसित होती है। उनकी वहां के भौगोलिक परिवेश के अनुसार एक विशेष सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता है। समय के साथ सुरक्षा जैसे कारणों के साथ साथ खुद की पहचान बनाए रखने के लिए उनमें राज्य जैसी व्यवस्था का विकास होता है। ऐसा ही कुछ बलोच ब्राह्वी लोगों के साथ भी हुआ। बलूचिस्तान से संबंधित मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। पहला वीडियो बलूचिस्तान के भूगोल और प्री हिस्ट्री से लेकर 650 ईस्वी तक का है और दूसरे वीडियो में हमने बलूचों का राज्य कैसे विकसित हुआ और नासिर खान तक का 1794 तक का इतिहास उसने जो है हमने बताया है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह आपका स्वागत करता हूं। मीर नासिर खान के बाद बलूचों के कलात राज्य का एक तरह से पतन शुरू हो जाता है। नासिर खान की मौत 1794 में हुई। उसके बाद उसके सबसे छोटे बेटे मीर महमूद खान ने 7 साल की कम उम्र में बलूचों की गद्दी संभाली। 1 साल के भीतर ही नासिर खान के बनाए गए राज्य में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे देरा जात जो पहले कलातों के कब्जे में थी, अब अफगानों के कब्जे में चली गई। इसी तरह केच के लोकल सरदारों ने टैक्स देना बंद कर दिया और कराची सिंध के तालपुरों के हाथों में चली गई। पश्चिमी बलूचिस्तान के कई सरदारों ने आजादी का ऐलान कर दिया और टैक्स देना बंद कर दिया। हालांकि अभी भी खानेत कलात पूरी तरह से बिखरा नहीं था। हाँ, बिखराव की राह पर जरूर था। मीर महमूद खान के समय अंग्रेज यात्री हेनरी पॉटिंगर 1810 में बलूचिस्तान आया था और उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत जो है ट्रेवल्स इन बलूचिस्तान एंड सिंध नाम की किताब में लिखा है। जब हेनरी पॉटिंगर 1810 में बलूचिस्तान आया तो उसने देखा कि कलात के खानात में फूट पड़ी हुई है और उसके लोकल सरदार एक दूसरे के जमीनों को कब्जा करने में लगे हुए हैं, जिससे कि खानेत कलात या सेंट्रल पावर जो है कमजोर पड़ती जा रही है। इस समय कलात का कंट्रोल कुछ कम तो हुआ, लेकिन वे महमूद खान के लीडरशिप में आजाद रहे। कजर वंश ने पश्चिमी बलूचिस्तान और मकरान जैसे एरिया पर कंट्रोल तो किया, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र था कलात का वो अभी भी आजाद बना हुआ था। साल 1817 में कलात के महमूद खान की मौत हो जाती है। उसके बाद मेहराब खान कलात की गद्दी पर बैठते हैं। मेहराब खान अपने दादा नासिर खान की तरह ही एक अनुभवी राजा थे। आगे साल 1826 में जब कंधार के शासक शेर दिल खान की मौत हो जाती है तो कलात पर अफगानों का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस समय तक अफगान का दुर्रानी साम्राज्य जो है कई टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन अब तक समय काफी बदल चुका था। 19वीं सदी बलूचों का पतन लेकर के आती है। कई भू राजनीतिक बदलाव उभर करके सामने आते हैं। जैसे पहला बदलाव जो था, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य उभर रहा था। दूसरा बदलाव जो था, ईरान में आगा मोहम्मद खान ने कजर वंश की नींव डाल दी थी। तीसरे, एक नया तूफान आने वाला था और उस तूफान का नाम था ब्रिटिश साम्राज्यवाद। मेहराब खान द्वितीय ने खानेत को एकजुट रखने का प्रयास किया, लेकिन 1830 का दशक आते आते अंग्रेजों की ललचाई नजर बलूचिस्तान पर पड़ चुकी थी। इसके पीछे एक बड़ा गेम चल रहा था जिसे इतिहास में ग्रेट गेम्स कहा जाता है। यह खेल था रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच। दरअसल जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत पर कब्जा कर चुके थे, उस वक्त ग्लोबली उन्हें रूस से टक्कर मिल रही थी। रूस मध्य एशिया में अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा था। इससे अंग्रेजों को डर था कि कहीं वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला न कर दे। रूस और ब्रिटेन के बीच इस वैश्विक टक्कर का नाम ही ग्रेट गेम्स है। अंग्रेज अपने सबसे बेशकीमती उपनिवेश यानी भारत को किसी भी तरीके से खतरे में नहीं डालना चाहते थे। इसी बीच साल 1800 में रूस के जार पाल प्रथम ने फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई, लेकिन 1801 में रूस के जार पाल प्रथम की हत्या हो जाती है, जिसके कारण यह योजना खटाई में पड़ जाती है।
साल 1807 में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट और रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के बीच टिलसित की संधि होती है। यह करार रूस और फ्रांस को एक साथ लाने और ब्रिटेन का प्रभाव कम करने के लिए की गई थी। इससे अंग्रेजों के कान खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस और फ्रांस मिलकर के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते भारत पर धावा न बोल दें। अंग्रेजों ने सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहा ताकि रूस भारत तक न पहुंच सके। अंग्रेजों को यह भी डर था कि कहीं ईरान के कजर वंश का राजा अफगानियों पर हमला न कर दे, क्योंकि अगर ईरान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो रूस पहले उसका सहयोगी बनकर के आएगा और फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच जाएगा। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अफगानिस्तान में भी एक कठपुतली शासक जरूरी है। इसलिए साल 1838 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह और अफगान के बागी शाह शुजा से मिलकर के एक गठबंधन बनाया, जिसे त्रिदलीय संधि यानी कि ट्रीपार्टाइट ट्रीटी कहा जाता है। शाह शुजा अफगानों के दुर्रानी वंश से ही आने वाला एक अमीर था, जो कुछ महीनों से अफगानिस्तान से भागकर लुधियाना में अंग्रेजों की शरण में रह रहा था। अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि अफगान के शाह दोस्त मोहम्मद को हटाकर उसकी जगह पर शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, जो उनकी कठपुतली बनकर रहेगा और अफगानों की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। इस योजना को जमीनी हकीकत देने के लिए अंग्रेजी सेना को अफगानिस्तान जाना था। इसके लिए दो प्रमुख रास्ते थे। एक, पंजाब होते हुए खैबर दर्रे का रास्ता पार करते हुए काबुल पहुंचा जाए। दूसरा रास्ता सिंध को पार करके बलूचिस्तान के बोलन दर्रे और खोजक दर्रे को पार करते हुए कंधार के रास्ते काबुल में दाखिल होने का रास्ता। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना को पंजाबी जमीन से गुजरने की इजाजत नहीं दी। अब अंग्रेजों के पास सिंध और बलूचिस्तान से होकर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब यहीं से शुरू होता है सिंध और कलात के साथ करारों और धोखे का सिलसिला। कलात के खान मेहराब खान को यह बात मंजूर नहीं थी कि अंग्रेजी सेना उनके राज्य से होकर के जाए। इसका कारण यह था कि एक तो मेहराब खान को डर था कि ब्रिटिश कलात को कब्जे में न ले ले, दूसरा उस समय कलात में पहले से ही फूट पड़ी हुई थी, तो खान नहीं चाहते थे कि इसका फायदा अंग्रेज उठा लें। अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट लीच को कलात के खान के पास सहयोग पाने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल रहा। परंतु अंग्रेजों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए दूसरी बार उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बर्न्स को फिर से सहयोग पाने के लिए भेजा। इस तरह कलात में मेहराब खान के साथ मार्च 1839 में एक संधि हो जाती है। इस संधि का आर्टिकल 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 3 कहता है, जब तक ब्रिटिश सेना खोरासान के क्षेत्र में बनी रहती है, ब्रिटिश सरकार इस समझौते की तिथि से मेहराब खान को 1.5 लाख कंपनी के रुपए अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान पर सहमत होती है। इस संधि का आर्टिकल 4 कहता है, इस राशि के बदले खान जो शाह की अधीनता स्वीकार करता है, शाह से मतलब है यहाँ काबुल का शाह, और ब्रिटिश राष्ट्र के साथ मित्रता बनाए रखता है, यह सहमत होता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि शिकारपुर से रोजान, दादर, बोलंदर्रा, शाल और कुचलक होकर एक सीमा से दूसरी सीमा तक आने जाने वाले रसद, सामान और भंडार के लिए आवश्यक सामग्री, वाहन और सुरक्षा प्रदान करेगा। मार्च 1839 में ब्रिटिश सेना बोलन दर्रा पार करके अफगानिस्तान पहुंच जाती है। अगस्त 1839 में अंग्रेज कंधार पहुंच जाते हैं। उनके काबुल पहुंचने से पहले ही अफगानों का शाह दोस्त मोहम्मद बुखारा को भाग जाता है। 7 अगस्त 1839 को अंग्रेजी सेना ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अपने पिट्ठू शाह शुजा को अफगानों का शाह बनवा दिया। अब देखिए, भले ही अंग्रेजों ने खान ऑफ कलात से एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि वो इस एरिया यानी बोलन दर्रे से होकर के काबुल जाएंगे, लेकिन लोकल लोग जो थे इस एरिया के, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जमीन हमारी है तो हम ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने खान ऑफ कलात ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अगेंस्ट जाकर के ब्रिटिश आर्मी पर छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए। अब ये जो अटैक हुए
तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो मेहराब खान है ये तो अपने लोगों को ही नहीं रोक पा रहा है, और साथ में अंग्रेजों को ये भी डाउट हुआ कि क्या पता मेहराब खान जानबूझकर न रोक रहा हो, वह चाह रहा हो कि ऐसे हमले होते रहें। इसके अलावा यह भी शक था कि कहीं मेहराब खान ने अफगानिस्तान के साथ गुपचुप गठजोड़ या साठगांठ न कर ली हो। साथ ही कलात के खान का वजीर जो था मुल्ला हसन मोहम्मद, वह भी खान के विरोध में साजिशें कर रहा था। तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की गद्दी पर शाह शुजा को बैठाने के बाद कलात के खान मेहराब खान को सजा देने का मन बना लिया। नवंबर 1839 में अंग्रेजी सेना ने कलात पर हमला बोल दिया। बलूच बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं। लड़ाई में मेहराब खान मारे जाते हैं। अंग्रेजों ने कलात पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने मेहराब खान के रिश्तेदार शाह नवाज खान को एक कठपुतली शासक बना दिया। ये बलूचों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका था। बलूच अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार नहीं थे और इसलिए 1840 में ही बलूच सरदारों ने बगावत करके शाह नवाज खान को हटा दिया। अंग्रेज प्रतिनिधि की हत्या कर दी जाती है और मेहराब खान के बेटे मीर नासिर खान द्वितीय को कलात की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। बलूच सरदारों के विद्रोह के बाद नए खान बने नासिर खान सेकंड ने शुरुआत से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से सख्त रुख अपनाया। वो मेहराब खान की हत्या का बदला भी लेना चाहते थे और अपनी आजादी को दोबारा जीवित करना चाहते थे, लेकिन यह काम कोई आसान नहीं था। इधर अंग्रेज भी बलूचों से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए साल 1841 में अंग्रेजों और नासिर खान द्वितीय के बीच एक संधि हो जाती है। 1841 की संधि के अनुसार कलात को काबुल के अधीन माना गया। कच्छी और मस्तुंग कलात को वापस करने की बात की गई। जरूरत के अनुसार कलात में अंग्रेज सेना तैनात करने की बात की गई। कलात के दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि की भी तैयारी कर दी गई। विदेशी शक्तियों से कलात के संबंध पर रोक लगा दी गई। अर्थात 1841 में अंग्रेजों ने कलात को नाम मात्र की स्वायत्तता दे दी, लेकिन बदले में नासिर खान द्वितीय को मानना पड़ा कि वो अंग्रेज सैनिकों की मदद करेंगे और विदेश नीति के मामले में सहयोग करेंगे, जैसे रूस या ईरान से संपर्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटिश सेना को बोलन दर्रे से आने जाने की आजादी मिल गई। इस संधि के साथ ही कलात की आजादी सीमित हो गई। अंग्रेजों ने क्वेटा और मस्तुंग में ब्रिटिश एजेंट तैनात कर दिए। अंग्रेजों ने बलूच सरदारों को भी सब्सिडी देकर आपस में लड़ाया और खान को कमजोर किया। लेकिन इधर अफगानिस्तान की परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाने के बाद अंग्रेजों को यह लग रहा था कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अफगान जनजातियों ने 1840 से ही गुरिल्ला हमले करने शुरू कर दिए और ब्रिटिश आर्मी की सप्लाई लाइन को निशाना बनाया। विद्रोही अफगान सरदारों ने अंग्रेज अधिकारियों और सेना की एक तरह से हालत खराब कर दी। ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर बर्न्स की काबुल में हत्या कर दी जाती है। जनवरी 1842 तक अंग्रेजों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें एक तरह से काबुल से भागना पड़ता है। वापसी के दौरान अफगानियों ने छापा मार यानी गुरिल्ला तरीके से ब्रिटिश सेना का लगभग सफाया ही कर दिया। हजारों की संख्या में अंग्रेजों के सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही काबुल में अंग्रेजों के पिट्ठू राजा शाह शुजा की भी हत्या कर दी जाती है और एक बार फिर दोस्त मोहम्मद 1843 में काबुल का शाह बन जाता है, यानी अफगान युद्ध में अंग्रेजों की सर्वनाक हार होती है। अफगानों से हुई पिटाई से बौखलाए अंग्रेजों ने अगस्त 1843 में सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया और अपना मान सम्मान किसी तरह बचाने का प्रयास किया। और इधर महाराजा रणजीत सिंह की भी मौत हो जाती है, तो ब्रिटिश ने 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इससे एक तरह से कलात का राज्य जो था वो चारों तरफ से ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया से घिर जाता है। कराची, कच्छी और शिकारपुर जैसे क्षेत्र जो पहले कलात का हिस्सा हुआ करते थे, ब्रिटिश के पास आ गए। इससे भी कलात की सत्ता कमजोर पड़ जाती है। साथ ही मारवी, भुक्ती और बलोच सरदारों के बगावतें भी कलात के खान को कमजोर कर रही थी। ब्रिटिश ने इन सरदारों को सब्सिडी दे करके जो है नासिर खान द्वितीय के खिलाफ भड़काया। इससे नासिर खान की सत्ता कमजोर पड़ती चली गई।
मैं यहीं पर एक बात और दोहरा देता हूं। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर इस पूरे एरिया को रूस से बचाना है तो बफर जोन बनाना होगा, तो कलात स्टेट के इस रीजन को अपने कंट्रोल में रखना होगा। ब्रिटिशर्स जो थे पूरे कलात रियासत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे दूर दूर तक खाली उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ भूमि थी और किसी भी रियासत को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने पर उसमें सेना लगानी पड़ती थी और उसके प्रशासन के लिए प्रशासनिक अमला भी लगाना पड़ता। इससे राजस्व पे अतिरिक्त भार पड़ता। एक तरह से देखें तो यह लाभ का सौदा नहीं था, तो इस चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि कलात को वो अपने सीधे कब्जे में ले लिए। तो उन्होंने यह किया कि कलात जो था इसके दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट जो यह ऊपर का एरिया है जिसमें चमन है, चगाई है, क्वेटा है, बोलन दर्रा है, ये एरिया जो था ब्रिटिशर्स ने सेना के दम पर इसको सीधे कंट्रोल किया। दूसरा जो नीचे वाला भाग है और बाकी जो एरिया था ये इनडायरेक्टली कंट्रोल किया और अपने हिसाब से चलने वाले कठपुतली रूलरों को यहाँ पे बैठा दिया और टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ताकि अंदर का जो एरिया है वो भी उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन यह याद रहे कि अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत को कॉलोनाइज किया था उस तरह से उन्होंने कलात स्टेट को कभी नहीं किया। साथ ही अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर भी हमले करके, दबाव डाल करके और बातचीत करके, अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस बनाया और ईरान में भी ऐसे ही इन्फ्लुएंस बढ़ा करके अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। अंग्रेज रूस और भारत के बीच बफर जोन जो बनाना चाहते थे, इसके चक्कर में कलात स्टेट के बॉर्डर की भी मार्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। मतलब ऑफिशियली बॉर्डर बना के रजिस्टर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले स्पष्ट कोई बॉर्डर नहीं होते थे, फ्रंटियर्स होते थे, दूर दूर तक ऐसे ही खाली जमीनें पड़ी रहती थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने बॉर्डर बनाना चालू किया तो बॉर्डर के पास का काफी एरिया जो ईरान और अफगानिस्तान से लगता था, उनको कभी गोल्ड स्मिथ लाइन के समझौते के थ्रू, कभी गंडमत की संधि के थ्रू जो है उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान को दे दिया ताकि ईरान और अफगानिस्तान खुश रहें और रूस के प्रभाव में ना आ जाएं। यह कोई अचानक नहीं हुआ, यह एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी जिसमें कई करार किए गए, जैसे कलात के साथ 1841, 1854 और 1876 की संधियां की गई थी। बलूच एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने साल 1854 में नासिर खान द्वितीय के साथ एक दूसरी संधि की। 1854 की कलात की संधि के साथ ही कलात का खान ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, यानी कि उसकी स्वतंत्रता चली गई। ये ब्रिटिश साम्राज्य का सब ऑर्डिनेट स्टेट बनकर रह गया। अंग्रेजों की सलाह के बिना नासिर शाह द्वितीय को कोई बड़ा फैसला लेने की इजाजत नहीं थी, खासकर विदेशी मामलों में। ब्रिटिश कलात के क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियां तैनात कर सकते थे। ब्रिटिश ने नासिर खान को 50,000 की सालाना सब्सिडी देने का भी वादा किया। यह पैसा नासिर खान को सरदारों को कंट्रोल करने के लिए और एक छोटी सी लोकल सेना रखने के लिए दी गई थी, लेकिन यह सब्सिडी एक जाल थी, क्योंकि ये ब्रिटिश वफादारी की एक तरह से कीमत थी। और अन्य प्रमुख जगहों पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट तैनात कर दिए गए। ये एजेंट कलात के खान की हर एक्टिविटी पर नजर रखते थे और खान को ब्रिटिश नीतियों को पालन करने के लिए मजबूर करते थे। ये एजेंट कलात के प्रशासन में दखल दिया करते थे, जिससे खान की सत्ता को और अधिक धक्का पहुंचता है। साल 1857 में नासिर खान की मौत हो जाती है। नासिर खान की मौत के बाद मीर खुदादाद खान कलात के नए खान बनते हैं। खान की ताकत एकदम से सीमित हो चुकी थी। बलूचिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी जैसा बन चुका था, क्योंकि खान की ताकत कमजोर हो चुकी थी और बलूच सरदार बगावत कर रहे थे। इसलिए जो है खानात ऑफ कलात की स्थिति एकदम से दयनीय होती चली जाती है। इधर 1870 के दशक में रूस और अंग्रेजों के बीच ग्रेट गेम्स अपने चरम पर पहुंच चुका था। रूस ने 1860 और 70 के दशक में बुखारा और समरकंद जैसे मध्य एशिया के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिससे उनकी सीमाएं अफगानिस्तान के एकदम करीब आ चुकी थी। अंग्रेज इसे अपने उपनिवेश भारत के लिए एक तरह से खतरे की तरह देखते थे। रूस और अंग्रेजों के बीच
पहले ही यूरोप और एशिया में तकरार चल रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने बलूचिस्तान पर और अधिक कंट्रोल करने के लिए साजिशें शुरू कर दी। इसी बीच 1875 के आसपास अंग्रेज मेजर रॉबर्ट सैंडमैन ने मर्री और बुक्ती कबीलों के साथ सीधे बातचीत करनी शुरू कर दी। रॉबर्ट सैंडमैन की नीति यह थी कि कबीलों को सब्सिडी दे करके उनकी वफादारी हासिल की जाए, जिससे सरदार सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में रहें और कलात के खान कमजोर पड़ जाएं। यानी कि खान ऑफ कलात मीर खुदादाद खान को इग्नोर या बाईपास कर दिया जाए। साल 1876 में ब्रिटिश ने कलात के खान खुदादाद खान से एक और करार किया, जिसे मस्तुंग की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत बलूचिस्तान को ब्रिटिश प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में शामिल कर लिया जाता है। इस संधि के तहत ब्रिटिश को क्वेटा शहर में स्थायी मिलिट्री छावनी स्थापित करने का अधिकार मिल जाता है। ब्रिटिश को खान और सरदारों के बीच विवादों में अंतिम फैसला देने का अधिकार भी मिल गया। ब्रिटिश को रेलवे और टेलीग्राफ लाइन बनाने का अधिकार मिला। इसके साथ ही अंग्रेजों ने खान को 1 लाख रुपए सालाना सब्सिडी बांध दी, जो पहले 50,000 थी। साथ ही 20,500 रुपए व्यापारिक रास्तों के विकास के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया। साथ ही खान की रियासत में अंग्रेज एजेंट की तैनाती की बात की गई। कलात अब ब्रिटिश के अंदर एक प्रोटेक्टेड रियासत बन गया। मस्तुंग की संधि से खान का इंटरनल कंट्रोल और कमजोर पड़ जाता है और सरदारों की स्थिति और मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये लोकल सरदार अब ब्रिटिश से सीधे सब्सिडी लेने लगे थे और उनके झगड़े भी अब खान नहीं बल्कि अंग्रेज सुलझाया करते थे। यहाँ हमें इस संधि के आर्टिकल 3 पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार भी इस बात का वचन देती है कि वह कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। यह संधि ही बलूचिस्तान एजेंसी की नींव बनी। 21 फरवरी 1877 को मेजर सैंडमैन को 3 सहायक अधिकारियों के साथ गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। उसका मुख्यालय क्वेटा में स्थापित किया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों की छावनियां क्वेटा और मित्री में बनाई गई। बाद में गवर्नर जनरल के एजेंट के राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों को विभिन्न एजेंसियों में बांटा गया, जिसमें से एक कलात एजेंसी भी बनती है। इस बीच जुलाई 1878 में रूस ने अपना एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मिशन जनरल स्टोलिटॉफ की अगुवाई में काबुल भेजा। रूस चाहता था कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव क्षेत्र में आए ताकि वह भारत के और करीब पहुंच सके। काबुल का अमीर शेर अली, जो पहले से ही ब्रिटिश दबाव से बहुत परेशान था, उसने रूसी मिशन का काबुल में स्वागत किया और उसे स्वीकार किया। यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। भारत के गवर्नर जनरल लिटन ने काबुल में रूसी मिशन को ब्रिटिश भारत के लिए एक तरह से सीधा खतरा माना। उसका मानना था कि अगर अफगानिस्तान रूस के साथ गठजोड़ करता है तो ब्रिटिश की पश्चिमी सीमा, खासकर बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस खतरे में पड़ सकते हैं। लिटन ने तर्क दिया कि अगर काबुल ने रूसी मिशन को स्वीकार किया है तो उन्हें ब्रिटिश मिशन को भी काबुल में स्वीकार करना होगा। ब्रिटिश ने एक मिशन भेजने की भी कोशिश की, जिसकी अगुवाई नेविल चैम्बरलेन कर रहा था, लेकिन जब ये ब्रिटिश मिशन खैबर दर्रे से अफगानिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था तो अफगान सैनिकों ने इसे बलपूर्वक रोक दिया। ये अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था। इसलिए नवंबर 1878 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया, जिससे दूसरा ब्रिटिश अफगान युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1880 तक चलता है। दूसरे ब्रिटिश अफगान युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जीत होती है। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सेनाओं ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 1880 में ही अब्दुल रहमान खान को काबुल में एक अमीर के रूप में स्थापित कर दिया, जो अंग्रेजों के हित के हिसाब से सही भी था। हालांकि ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को सीधे कंट्रोल में नहीं लिया और अपनी सेनाएं वापस बुला ली, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अफगान युद्ध के कारण ब्रिटिश ने बलूच पॉलिसी को और अधिक टाइट कर दिया। बलूचों के कई क्षेत्र अंग्रेज सीधे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं
और इसे ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा बना देते हैं। इस क्षेत्र का जिम्मा सैंडमैन के हाथ फरवरी 1877 में आता है। यहां से कलात शहर की पावर घट जाती है और पावर का सेंटर क्वेटा शहर बनकर के उभरता है, जो कि ब्रिटिशरों का एक तरह से अड्डा था। क्वेटा को कलात की अपेक्षा सशक्त बनाने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई। जैसे 1879 में यह व्यवस्था की गई कि क्वेटा के आसपास का जो क्षेत्र है उसका प्रशासन जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आय कलात के खान को सौंप दी जाएगी। इसी तरह 1883 में एक नया समझौता किया गया, जिसके तहत मीर खुदादाद खान से क्वेटा शहर जो है लीज या पट्टे पर ले लिया गया और जिसके बदले उसे वार्षिक 25,000 रुपया दिया जाना था। साथ ही वार्षिक 30,000 रुपए के भुगतान के बदले कलात के खान ने बोलन दर्रे से होकर गुजरने वाले व्यापार पर चुंगी जो मिलती थी उसका भी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। क्वेटा में ब्रिटिश छावनी बनाने के पीछे एक तरह से ब्रिटिशरों को रूसी डर था। साल 1887 में सैंडमैन ने बलूचिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के लिए 4 वर्गों में विभाजित किया। ये इस प्रकार हैं: ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसमें सीबी, पिसिन, लोरलाई, झोब, झाल और चोटियाली जैसे क्षेत्र शामिल थे। ये क्षेत्र 1887 में ही ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिए जाते हैं। दूसरा, कलात स्टेट, इसमें खान का सीधा शासन था। तीसरा, खारान और मकरान, यह केवल नाम मात्र के लिए कलात के अंडर में आता था, बाकी इसमें कंट्रोल अंग्रेजों का ही था। चौथा, लास बेला, ये भी नाम मात्र के लिए कलात के अंडर में आता था और था ये एक तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में ही। रॉबर्ट सैंडमैन के इस विभाजन ने खान की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लोकल सरदारों को भी अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 1892 में रॉबर्ट सैंडमैन की मौत हो जाती है। रॉबर्ट सैंडमैन के बाद कर्नल जेम्स ब्राउन को बलूचिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1893 में कर्नल जेम्स ब्राउन ने खुदादाद खान को गद्दी से ही हटवा दिया और उसके बेटे महमूद खान को कलात का खान बनवा दिया। महमूद खान की ताजपोशी कलात में न करके क्वेटा शहर में की जाती है, जहां पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल था। ये ताजपोशी सिंबॉलिक थी कि अब कलात पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में है और खान नाम मात्र का है। इस तरह 1893 से लेकर के 1931 तक महमूद खान कलात का खान रहता है और 1931 में महमूद खान की मौत के बाद साल 1931 से 1933 तक आजम जान खान कलात के खान रहते हैं। इसके बाद 1933 में अहमद यार खान को कलात का नया खान बनाया जाता है। उनकी स्थिति भी बस नाम मात्र के शासक की ही रही। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय यही अहमद यार खान कलात के खान थे। इस तरह से 1947 तक बलोच क्षेत्र ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहा। हालांकि इस बीच जिस तरह से भारत में गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भारतीय राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे थे और अंग्रेजों से ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे, वैसे ही बलूचों में भी मीर यूसुफ अली मक्सी जैसे बुद्धिजीवियों ने बलोच राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। कांग्रेस की ही तरह बलोच कॉन्फ्रेंस और कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने बलूचों के लिए ऑटोनॉमी की मांग की। साल 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने की घोषणा की और पाकिस्तान नामक नया देश बनाया, तब अहमद यार खान ने बलूचिस्तान के आजादी की घोषणा कर दी और एक नया संविधान भी लागू कर दिया। अहमद यार खान ने तर्क दिया कि कलात रियासत 17वीं शताब्दी से ही एक आजाद बलूच ब्राह्वी कॉन्फेडरेसी थी, जिसकी ऑटोनॉमी को 1876 की मस्तूम की संधि के तहत खुद अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी, जो केवल विदेश नीति के मामले में ही अंग्रेजों के अंडर में आता था, न कि ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। इस आधार पर अहमद यार खान ने 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान सरकार, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान ने बलूचों पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दे करके
मार्च 1948 में अहमद यार खान से जबरदस्ती कलात का पाकिस्तान में विलय करवा लिया और बलूचिस्तान यहां से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के बाद से ही बलूच सरदारों और कबीलों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान ने उन्हें जबरन अपने देश में मिलाया है। तब से लेकर आज तक बलूचों का अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष जारी है।